कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के लिए साल 2021 क्या बड़ी चुनौती लेकर आया है, या फिर इस साल में बीजेपी जनता के सामने पूरा रोड मैप रखकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। 15 सालों तक भाजपा का कार्यकाल रहा, लेकिन बीच में कांग्रेस के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के सामने ये चुनौती पैदा कर दी है कि अब बात नहीं, काम की तरफ आगे बढ़ना है। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दे दी और गुड गवर्नेंस के साथ जनता के हित में काम जो करना है उसे भी स्पष्ट कर दिया। इसलिए सरकार और संगठन दोनों का कहना है कि हम नई चुनौती को सामने रखकर जनता के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 को हम फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये 2 हमारे मुख्य टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है। इनको ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां जनता की सेवा और प्रदेश का विकास करते हुए जो सबसे गरीब, सबसे पीछे और सबसे नीचे जो भाई बहन है, उनके कल्याण के लिए विशेष रूप से काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सारे चैलेंज को अवसर में बदला और आज देश के अंदर कोविड के महामारी के संकट से भी बाहर निकल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो काम मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, 2021 में इसको पूरा करेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अपना टारगेट तय किया है, योजनाओं पर आगे बढ़ने की बात कही है। जाहिर है बीच का कार्यकाल छोड़ दें तो इससे पहले भी सरकार भाजपा की ही रही और अब इन्हीं मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती नजर आ रही है। जो काम वो पिछले 16 साल में नहीं कर पाए, 15 साल के पहले के शासन में और अभी इस शासन में भी उनको समय हो गया है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए कुछ ऐसा काम हो, मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर मिलें। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पिछले 15 वर्षों में उनका रोड मैप क्या था कि वो ये काम नहीं कर पाए जो अब वो हमें आश्वस्त कर रहे हैं। पर नए साल में हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें मध्य प्रदेश। 2021 का ये नया साल भाजपा के लिए सच में चुनौती भरा है, क्योंकि 2018 में पार्टी ने हार का सामना किया है और इस साल वापसी के बाद सरकार भी समझ रही है कि बात कम और काम ज्यादा करने की जरूरत होगी, क्योंकि जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया और पहले नगरीय निकाय और उसके बाद 2023 का चुनाव, तो अब मैदान में रिजल्ट दिखना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नया साल बड़ी चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नए साल में सरकार के सामने कितनी चुनौतियां, रोड मैप पूरा करने के लिए सरकार का क्या है आगामी प्लान, सरकार के साथ संगठन मिलकर कैसे तैयार करेगा रोड मैप, गुड गवर्नेंस के लिए क्या होंगे सरकार के प्रयास। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पुनर्स्थापित हुई तो सरकार के सामने एक चैलेंज था, और ये चैलेंज सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार के सामने नहीं है, अपितु ये वैश्विक संकट है। समस्त विश्व संकट से जूझ रहा है। कोरोना की महामारी ने हमारे रोजमर्रा के जीवन को कुछ इस कदर से बेपटरी कर दिया है कि चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर जगह संकट खड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं की कसौटी
सामने आई है, उनको परखा गया है और निश्चित रूप से हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा इतनी मजबूत इस दौर में निकली कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रोजगार और अर्थव्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य उनके कोर सेंटर पॉइंट होंगे, फोकस पॉइंट होंगे और इन पर ही वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 15 वर्षों में क्या किया है, तो शायद कांग्रेस एक बड़े पिक्चर पर उसको देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का इस पर शायद ये मंतव्य हो सकता है कि जो बेपटरी हुई हैं चीज़ें या जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एक स्वरूप सामने आया है कि इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए हमने जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई है और उसे मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में अगर कभी कोई और संकट हो तो उसका बहुत क्षमता के साथ पूरी शिद्दत से सामना किया जा सके। लेकिन सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने कि 16 सालों में फिर किया क्या था। लेकिन अगर पिछले गुज़िश्ता 3 सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश के इन 3 सालों में सरकारों की उठापटक ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बेहाल करने का काम किया है। अब जाकर एक स्थायित्व वाली सरकार आई है और कुछ ही साल हैं, 2 साल हैं, उसके बाद चुनावी साल आ जाएगा। तो इन 2 सालों में सरकार को 5 साल का कोटा पूरा करना है। दौर महामारी का है, कोरोना का है, उससे भी उबरना है, उससे पार पाना है, जान जहान सब बचाना है और सब बढ़ाना है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राम पांडे जी, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और आंग्ल नववर्ष की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सीधा सवाल कर लेता हूं, राम जी, जनता ने तो आपसे ही कहा था कि करो बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया आपके अपने लोगों ने। अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर काम पहले नहीं किया है। तो अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो सभी विश्व में लगभग देश इन कोर पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं। काम किया है नहीं किया ये अलग मसला है, लेकिन इन पर अब फोकस करने की जरूरत सरकारों को महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है आपसे समझ लेते हैं। जी, शिवराज जी या उनके मंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष जो आज बात बोल रहे हैं, ये इस तरह की बातें पिछले 15 साल से बोल रहे हैं और शिवराज सिंह जी 25,000 बार इस तरह की बातें कर चुके हैं, जो कि मीडिया भी कई बार बता चुका है कि 25,000 घोषणाएं पड़ी हुई हैं। उन्हीं घोषणाओं पर काम कर लें तो जो आपने चारों चीजें बताई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अर्थव्यवस्था, ये चारों चीजें दुरुस्त हो जाएंगे। आज 15 साल में आपको शिक्षा का देखिए स्तर क्या हो गया है कि कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है यदि उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी भी ठीक है। केवल गरीब लोग ही अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, या तो शिक्षक है नहीं और है तो वो पढ़ाने जाते नहीं है। और उनकी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उनकी लाइब्रेरी कैसी है, उनकी प्रयोगशाला कैसी है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से हम स्वास्थ्य की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना नहीं चाहता है। केवल गरीब लोग ही सरकारी अस्पताल में जाते हैं या जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। सरकारी अस्पताल की ये हालत है कि एक एक मशीन को 4-4 बार खरीदा जाता है और वो फिर भी काम नहीं करती है। आप मध्य प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल की मशीनों को देख लीजिए, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, वेंटिलेटर हो या कुछ भी हो, उनको 10 बार भी खरीद लिया जाता है फिर भी वो काम नहीं करती हैं। जहां तक दवाइयों की बात करें, सबसे ज्यादा मिलावट वाली दवाइयां यदि कहीं मिल रही हैं तो वो सरकारी अस्पताल में मिलती हैं और सरकार कहती है मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सरकारी विभागों में जो सप्लाई की जा रही है, जो सप्लायर हैं, सबसे बड़े मिलावटखोर तो वही है और जो कि सरकार को पता है कि कौन सप्लाई कर रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है। अर्थव्यवस्था तो आप देख ही चुके हैं कि कहां -24 तक चली गई है, तो उसमें मध्य प्रदेश भी इंक्लूड है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार आता है उद्योग धंधों से। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो उद्योगपति उद्योग धंधे लगाना यहाँ
पसंद नहीं करते हैं, उनको तरह तरह की परेशानियां आती हैं, और यदि किसी तरह वो शुरू भी करते हैं तो वहां बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, इंडस्ट्रीज के आसपास अपराधियों का बोलबाला रहता है। तो चारों की चारों चीजों में ये 15 साल से कुछ नहीं कर पा रहे, केवल नाम बदलते रहते हैं। कभी उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल देते हैं, कभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोल देते हैं, कभी और कुछ बोल देते हैं। तो सरकार यदि अपनी नीयत सही कर ले तो सब कुछ संभव है। हम गृह विभाग की बात करें, अब आप बताइए, हर जगह ऐसा कोई थाना है जहां रिश्वत ना चलती हो, या उस थाने से सीधा एसपी के पास कमीशन न जाता हो, वहां से मंत्री के पास न जाता हो, वहां से प्रामाणिकता के साथ रखिए ना ये तथ्य, प्रामाणिकता के साथ रखिए कि अभी जब 15 महीने आपकी सरकार थी तब राम राज्य था और अब जो है रावण राज्य है। रखिए प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करिए। अब ये तो देखिए क्या है, सबको पता है, आप भी जानते हैं, इस प्रकार की बातें इस पटल पर करने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, प्रामाणिकता है तो आप रखिए। लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब आप देखिए, आईपीएस अधिकारियों ने तो आपकी पार्टी के नाम लिखे हैं, किसी के आगे 25 लाख, किसी के आगे 1.5 करोड़। अब उसका क्या माने, वो प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है? फिर भी हम आपकी अप्रमाणिक बात से भी इत्तेफाक रख लेते हैं। राम जी, नया साल है जी, मेरी बात में प्रामाणिकता है जी, और इस प्रामाणिकता को भारतीय जनता पार्टी ने खुद से प्रूव किया है। निर्वाचन आयोग ने जो नाम दिया है उसमें मंत्रियों के नाम है, उसमें मंत्रियों के नाम है। 4 आईपीएस पर एफआईआर की गई है, कृष्ण गोपाल जी, मंत्रियों पर एफआईआर नहीं की गई है। कृष्ण गोपाल जी बिल्कुल जो है भूमिका में बैठे हुए हैं प्रवक्ता की। कृष्ण गोपाल जी, आरोप लगाया है आपके ऊपर कि सारा ऐसा चल रहा है, बिल्कुल अंधेरगर्दी चल रही है। देखिए नवीन जी, जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है तो कांग्रेस के आरोपों पर जवाब चुनावों में लगातार जनता देती चली आ रही है। बहुत बड़े बड़े झूठ बोलकर, बहुत बड़े बड़े वादे करके, बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर ये लोग 2018 में आए थे, जिनकी कलई जनता के सामने 15 महीने में खुल गई। वो सत्ता में भी कोई बड़े बहुमत के साथ नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों अल्पमत में थे। लेकिन जब 15 महीने के बाद विधायकों ने इस्तीफा दिया और 28 चुनाव हुए तो फिर से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जवाब देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्थायी सरकार मध्य प्रदेश को दी। अब मैं इन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इन सब बारी जो राम पांडे जी ने सवाल उठाए हैं या बातें यहाँ पर की हैं, उनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी को दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। रही बात हमारे 15 साल के शासनकाल की और शिवराज जी ने आज जो बातें कही है उनकी, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है, वो देख भी रही है कि किस प्रकार से शिक्षा का अवमूल्यन दिग्विजय सिंह जी की सरकार में तब होना शुरू किया था। सरकारी स्कूलों की रेपुटेशन दिग्विजय सिंह जी की सरकार में तब कम होना शुरू हुई थी जब उन्होंने 500 रुपए में शिक्षकों की नियुक्तियां देने का काम किया था। अब आप बताइए, 500 रुपए क्या किसी की तनख्वाह होती है जो दिग्विजय सिंह जी ने संविदा पर शिक्षक रखने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो हमने उन्हीं लोगों की तनख्वाह 40,000 45,000 तक पहुंचाने का काम किया। खेतों को बिजली दी, गांव गांव तक सड़क दी, सिंचाई के साधन दिए। साथ में मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं जो हुआ ही नहीं करती थी, मैं दावे के साथ बोलता हूं, बीजेपी की सरकार के पहले मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे किसानों को बोनस देने का मामला हो, 0% ब्याज दर पर किसानों को फाइनेंस करने का मामला हो, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हो, संबल जैसी योजना हो, तीर्थ दर्शन जैसी योजना हो, और हमने सरकारी योजनाओं में जात पात के भेद को भी हटाने का काम किया। एक दो जो कांग्रेस के समाज जमाने में योजनाएं हुआ करती थी उनमें हरिजनों को, आदिवासियों को यानी कि SC ST के लिए ही पात्रता होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने जातिवादी के, जात पात के भेद को हटाकर गरीबी को आधार बनाया। गरीब कोई भी हो, SC हो, ST हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, सबके पास गरीबी की योजनाएं देने का काम किया। और आज उसी का नतीजा है कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को प्रोवाइड करवाने के बाद अब दूसरे क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। सबने देखा कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार, समझ लेता हूं आपको, आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर उसके अगले राउंड में चर्चा करेंगे। सुरेश जी, राजनीति अब एक ऐसे दौर पर आ गई है जैसे पहले होता था कि अगर किसी राजनेता ने कोई बात कही तो उसकी गंभीरता का स्तर ये होता था कि एक आरोप पर खलबली हो जाती थी। वही बात मीडिया की होती थी कि मीडिया ने अगर कहीं एक लाइन लिख दी तो
अफरा तफरी मच जाती थी। अब एक अलग प्रकार का दौर है। कीचड़ उछालो प्रतियोगिताएं शुरू हैं। कीचड़ उछल रहा है, कीचड़ पोंछा जा रहा है। प्रामाणिकता के जब आरोप नहीं होते हैं तो जनता के दिमाग में ये आता है कि राजनेता तो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, राजनीतिक पार्टियां तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मीडिया के बारे में भी एक परसेप्शन बन रहा है कि इन्हें भी कोई मसाला चाहिए किसी न किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। चुनाव में जब लोगों को, जो लोग सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आए, उनसे कहा कि खरीद फरोख्त है, करोड़ों में बिके हैं, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ है, जनता ने नकार दिया। प्रामाणिकता होती, एक ऑडियो होता, एक वीडियो होता, एक फोटो होता, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अब अभी एक प्रकरण आया, उसमें प्रामाणिकता है। अब प्रामाणिकता का धर्म संकट है वर्तमान दौर में। राजनीति हो या मीडिया हो, प्रामाणिकता के एक ऐसे अभाव से गुजर रही है कि जिसकी वजह से गंभीरता कम होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप कांग्रेस ने लगा दिए। 15 महीने पहले ऐसा लग रहा है कि 15 महीने पहले राम राज्य था और अब बिल्कुल स्थितियां बदतर हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। तो चूंकि मीडिया कुछ भी कहेगा तो अब एक झिझक तो रहती है। आपसे समझ लेता हूं कि वस्तुतः है क्या स्थिति। मैं आपको इस अंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने दो प्रश्न पूछे हैं, एक मीडिया से संबंधित है, एक सरकार से संबंधित है। और हम सब लोग मीडिया के लोग हैं, तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि जब कोई भी प्रश्न उठता है तो हम उस पर चर्चा करें। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से भी और एक संगठन के बड़े पदाधिकारी के नाते भी ये मानता हूं कि मीडिया जन सरोकारों से परे हटता जा रहा है। पहले हम निडर भाव से काम करते थे, अब निडरता का दौर नहीं है, क्योंकि पहले हम लोगों को समझा करके खबरें संशोधित की जाती थी, आजकल हम लोगों को धमका के की जा रही हैं। तो मुझे ये बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि अनेकों अधिकारी हैं, अनेकों लोग हैं जो इस तरह से वातावरण निर्मित कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसे हमें किसी से भयभीत होकर के खबरों का जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो मेरी मीडिया के बारे में टिप्पणी है। किसी को पसंद आए या नहीं आए ये एक अलग विषय हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है। दूसरा जो है, एक मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि आप जो है विषय को मलिन कर दीजिए, उसको इतना गंदा कर दीजिए कि लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करें। आप सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू करिए, किसान आंदोलन तक आ जाइए। आप कोविड का दौर देख लीजिए, वैक्सीन की गंदगी के बारे में जो भ्रम पैदा करने की बातें आ रही हैं, यहां तक आ जाइए। तो आज जो है उपलब्धियों को मलिन करने का दौर है। कांग्रेस की उपलब्धियां राजस्थान और कहीं से होंगी, वहां भी यही दौर चल रहा है। दूसरी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति उसे मलिन करता है ताकि उन उपलब्धियों के बारे में जनता प्रतिक्रिया नहीं दे। ये भी अब आप अर्थव्यवस्था के संबंध में एक लाइन कहना चाहता हूं, वो ये है कि जब व्यापार व्यवसाय सब बंद ही हैं, कामकाज हो ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है वो 24 से नीचे जाएगा या 24 तक पहुंचेगा, वो तो स्वाभाविक है कि जाना ही है। आप उसको एग्जाम्पल नहीं मान सकते। जो भी इसको एग्जाम्पल मान करके चलता है उसको अर्थशास्त्र की ABCD भी नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है। अब आती है सरकारों के बीच में। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार के संदर्भ में हम यदि बात करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई भी सरकार हो वो अच्छी योजनाओं को लेकर के चलती है। कमलनाथ जी ने भी अच्छी योजना बनाई थी, क्रियान्वित नहीं कर पाए तो हट गए बीच में। शिवराज जी भी योजनाएं अच्छी दे रहे हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में जो आर्थिक संकट इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं न कहीं, मैं आपके सामने एक बात और जरूर कहूंगा पहले दौर में, और वो ये कि जब भी आप तोड़ फोड़, जब भी आप धमकीबाजी ये सब करते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके पास विकास योजनाएं पूरी करने के लिए फंड नहीं है, इसलिए आप एक्टिव दिखने के लिए इस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस समय जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उस अर्थव्यवस्था की गड़बड़ के परिणाम ये हैं कि जो योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को सीधा मिलना चाहिए उसके फंड्स नहीं है। यही एक कारण है कि आज हमको अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों की बात साथ में सोचना पड़ रही है। हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है एक व्यावसायिक अंतराल का, और व्यावसायिक अंतराल के तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नमस्कार, IND एजेंडा नया साल बड़ी चुनौती में व्यावसायिक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। राम जी, एक उदाहरण होता है, किसी भी चीज के लिए हम एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप तो ऐसा बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विभिन्न प्रदेशों में हैं और जो कांग्रेस की सरकारें विभिन्न प्रदेशों में हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एक ऐसा एक मॉडल स्टेट बता दीजिए कि देखिए ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। दोनों की कहीं भी सरकार हो, प्रदेश में हो या देश में हो, दोनों की सोच में फर्क है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं वो काम करते हैं, बोलते कम है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए या देश के प्रधानमंत्री, चाहे कमलनाथ जी को देख लीजिए या मनमोहन सिंह को। और हमारे बोला भी जाता है कि काम ज्यादा करो और बातें कम करो। और हमारा विषय था स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। ये 4 ऐसी बेसिक चीजें हैं कि कोई भी सरकार इन चारों पर ध्यान देगी तो देश की सारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधरेगी, रोजगार भी सुधरेगा और आम आदमी का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में भी और शिक्षा के बारे में भी। लेकिन बातें किस पर हो रही हैं? किसी दूसरे मुद्दे पर। अब मुझे बोला गया कि आप प्रामाणिकता दीजिए। अब 50 करोड़ का प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने खुद ने बोला था कि हमें 50-50 करोड़ दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, और उसके बाद विधायक वहां बेंगलोर में बंद होते हैं। इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या होगी? बेंगलोर में हेलीकॉप्टर से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके रेजिग्नेशन लेकर आते हैं, इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या होगी? इवन केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कह चुके हैं कि विधायकों को पहली किस्त पहुंच चुकी है, दूसरी भी पहुंच जाएगी। इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या होगी? तो प्रामाणिकता तो जनता को पता है, और जहां तक चुनाव जीतने का मतलब तो ये है कि आप पर जनता ने विश्वास किया और फिर भी आप जनता को बार बार धोखा दे रहे हैं। तो चुनाव जीतने का ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि आप पाक साफ हैं। चुनाव जीतना और देश को चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप पर विश्वास किया जा रहा है तो आप जनता के विश्वास पर खरे उतरे। आप स्वास्थ्य सेवा पर क्या हाल है समझ लीजिए, ये नसीहत समझ लीजिए। आप ये मत मानिए कि जनता आपको सर माथे बैठा रही है कृष्ण गोपाल जी, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आपको लाइफ टाइम के लिए बैठा लिया हो। आप पर विश्वास कर रही है, आपको परख रही है, और अगर आप उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता फिर आपको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता भी दिखा देगी। नवीन जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि जनता ने जो जिम्मेदारी अपेक्षाओं के साथ हमें सौंपी है हम उन पर खरा उतरे, साथ में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। आज जो शिवराज जी ने 4 लक्ष्य गिनाए हैं, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार, निश्चित तौर पर यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप होने के साथ साथ जनता को सुविधाएं दिलाने वाले काम भी है। आज शिक्षा के मामले में गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। बेशक हमने 15 महीनों में बहुत काम किए, 15 सालों में बहुत काम किया, लेकिन हम यही नहीं कह सकते कि हमने पूरा कर दिया। बहुत सारी चीजें छूटी हैं, बहुत कुछ हम कर पाए हैं, लेकिन जो छूटा है या कहीं ना कहीं जिसमें कमी नजर आ रही है, शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कदम बढ़ाकर उन कमियों को दूर करेगी। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश की जनता को देगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की जनता को देगी, साथ में अर्थव्यवस्था के बहुत सारे अवसर पैदा करके युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित करने का काम करेगी। हम स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को प्रेरित करेंगे और निश्चित मानिए यह सारी कवायदें, यह सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, क्योंकि हमारी नीयत ईमानदार है, हमारी कार्यशैली ईमानदार है,
तो फलीभूत भी होंगी। और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जनार्दन जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद लगातार चुनावों में देती चली आ रही है, इन लक्ष्यों को पूरा करने में भी हमारा साथ देगी, हमें आशीर्वाद देगी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर, अगर सरकार ने ये कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संसाधनों पर और जो भी रिसोर्सेज जिनसे फाइनेंस जुटाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 15 सालों में क्या किया। आपसे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, कांग्रेस का तो नैतिक अधिकार यही है कि वो इस टाइप के सवाल उठाए। कांग्रेस को इसके सवालों पर मुझे कभी आपत्ति नहीं। विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी राजनीतिक दल है वो प्रशंसा करने से रहा, और ना हमारी यहाँ ऐसी संस्कृति है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोई प्रशंसा एकदम से स्विप रिमार्क के रूप में ये कह दिया जाए कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कोई ये कहे कि नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी ने, इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी ने कोई काम ही नहीं किया था, देश को भट्ठा ही भट्ठा दिया। तो ये कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में यदि हम इसको देखते हैं तो ये जो है सत्य दिखाई नहीं देता। तो वर्तमान में जो काम चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, ठीक है, आपकी नीतियों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन वही 370 से लगा करके यदि हम कोविड तक आते हैं तो सारी चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ की तरफ से देखते हैं तो मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था का निजीकरण जो है वो हम सब लोगों के लिए घातक हो रहा है, हमारी जेब कट रही है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। इसके बारे में तो निश्चित रूप से सभी सरकारों को विचार करना चाहिए। जो राजनेताओं के शिक्षण संस्थान हो गए, IAS अफसर्स के शिक्षण संस्थान हो गए, और इनको जंगलों में ले जाकर के बड़ी बड़ी जमीनें दे दी, शहर दरवाजे तक आ रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं की हमको निश्चित रूप से समीक्षा करना चाहिए, इसमें कोई शक संशय नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में यदि जल्दी में कोई बात कही जा सकती है तो वो ये है कि देश जो है वो स्वास्थ्य के जो इनके मानक हैं या सुविधाएं हैं या ये हैं उसमें खरा उतरा है। यदि एम्स और हमीदिया अस्पताल के अंदर भी हम कोविड के मरीजों के इलाज की संख्या देखें तो बहुत कोई निराशाजनक परिणाम नहीं है। ये बात सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी चिकित्सा संस्थान है या जो अस्पताल हैं उनके अंदर सुविधाएं कुछ ज्यादा बेहतर रही हैं और उन्होंने उसका लाभ कमाया है। वो एक तरीका अलग है, वो सब हम समझते हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। समय हमें इजाजत दे रहा है कि हम अब ये चर्चा समाप्त करें। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने की चुनौती है। भले ही सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हों, लेकिन जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही देने हैं और वो जवाब इस प्रकार के हों कि जनता को भी समझ में आए। तो नई साल में सरकार किस प्रकार से, किस तरह से चुनौतियों से जूझेगी, निपटेगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो एक रोड मैप सरकार ने दिया है वो रोड मैप मूर्त रूप में भी जनता के समक्ष आएगा। इसी कामना के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।